खेलो इंडिया यूथ गेम जो है आप सभी को पता है बिहार में हो रहा है 2025 में। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहां पर हो रहा है? 2025 में बिहार में इसको जो है आयोजित किया जा रहा है इस कार्यक्रम को। तो आप सभी जानते हैं भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। देखिए हमारे देश में आप हमेशा देखते हैं कि जब कभी किसी को ओलंपिक मिल जाता है या पैरालंपिक मिल जाता है तो बहुत सारे पैसों की बारिश होती है। बहुत सारे राज्य सरकारों के द्वारा करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनको सम्मानित करती है। लेकिन जब तक हम जमीनी स्तर पर कार्य नहीं करेंगे हम बहुत ज़्यादा मेडल नहीं ला पाएंगे। आप देखेंगे पिछले जो भारत में ओलंपिक का प्रदर्शन होता है बहुत एक तरीके से बहुत उत्साहवर्धक नहीं होता है जितना होना चाहिए। जैसे आप पड़ोसी देश चाइना को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, या फ्रांस को देख लीजिए, यूके को देख लीजिए, जापान को देख लीजिए। यहाँ पे जिस तरीके से एक जो है स्पोर्ट कल्चर है वो कल्चर भारत में देखने को नहीं मिलता है। तो सरकार के द्वारा इसी को प्रमोट करने के लिए, इसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा खेलो इंडिया कार्यक्रम आपका प्रारंभ किया गया और 2025 का खेलो इंडिया कार्यक्रम बिहार में होना है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा खेलो इंडिया के बारे में चर्चा कर देता हूँ। जैसे मेंस में कुछ चीजें आपसे पूछी जाती हैं तो आप इसको बता पाए, आप इसको समझ पाए, आप इसको कर पाए। देखिए सरकार क्या करना चाहती है खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से। एक तो देखो सिंपल सा फैक्ट है, जो फैक्ट मैंने आपको बताया कि बिहार में 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे, खेलो इंडिया पैरा गेम्स होंगे। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा एक फैक्ट बता दिया। लेकिन जब हम मेंस के दृष्टिकोण से समझते हैं ना तो हमें खेलो इंडिया कार्यक्रम को समझना पड़ेगा। इसका उद्देश्य क्या है? बृहद स्तर पर भागीदारी और खेलों के उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें, भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करना। अब इसके लिए सरकार खेलों के मैदान का विकास कर रही है, बड़े स्तर पर डेवलपमेंट कर रही है। सरकार जो है सामुदायिक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी विकास कर रही है। सरकार जो है चाह रही है कि जो खेल है, खेल के प्रति लोगों की रुचि बढ़े, उसको लेकर के प्रशिक्षण लोगों को प्रदान किया जा सके। राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर और शिक्षा के केंद्रों पर, जो हमारे यूनिवर्सिटीज हैं, है ना, जो हमारे स्कूल हैं, वहां सब पर स्पोर्ट कल्चर को एस्टेब्लिशमेंट करना ताकि जमीनी स्तर से जो खेल से जुड़ी हुई प्रतिभाएं हैं उनको मौका दिया जा सके, उनको मंच दिया जा सके। तो सरकार विद्यार्थियों में और जो शिक्षण संस्थान है वहां पर खेलों को बढ़ावा देना चाहती है। दिव्यांगों को भी स्पोर्ट के साथ जोड़ना चाहती है, महिलाओं को भी खेल के साथ जोड़ना चाहती है। राज्य स्तर पर खेलो इंडिया केंद्र एस्टेब्लिशमेंट किए जा रहे हैं, वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। सरकार जो है शांति के लिए, विकास के लिए, समन्वित और सर्वांगीण विकास के लिए एक स्पोर्ट कल्चर को एस्टेब्लिशमेंट करने का प्रयास कर रही है। सरकार एक तरीके से टैलेंट हंट कर रही है, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ टैलेंट हंट जिसे हम कहते हैं प्रतिभा खोज और उसका विकास करना। साथ ही सरकार देश के अंदर एक तरीके से स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का प्रयास कर रही है, उसको उन्नयन करने का प्रयास कर रही है। ग्रामीण और स्वदेशी जनजातीय खेलों को भी प्रोत्साहन कर रही है। सारे के सारे आपके जो है खेलो इंडिया के कार्यक्षेत्र हैं। महिलाओं को लेकर के स्कूलों के स्तर पे, जनजातीय स्तर पर, दिव्यांगों के स्तर पर खेल परिसरों का विकास करना, खेल प्रशिक्षण कार्यों का विकास करना, टैलेंट हंट करना, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिशमेंट करना, डेवलपमेंट करना, सर्वांगीण विकास को लेकर चलना, वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं इस्टेब्लिशमेंट करना, ये सरकार की क्या है? प्रमुख जो है आपकी सरकार के द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसके तहत देखो कई सारे गेम चलते हैं। फैक्ट आपको मैंने स्पष्ट कर दिया, जो फैक्ट मैं बताना चाहता हूं बिहार के संदर्भ में कि बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में होना है। अब देखो सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका इसका पहला संस्करण नई दिल्ली में 2018 में प्रारंभ हुआ था। 18 साल से आयु सीमा से ऊपर के जितने भी आपके स्पोर्ट प्लेयर हैं वो सारे के सारे यहां पर खेल सकते हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश भोपाल में आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था, 2025 में बिहार में हो रहा है हमारे। ठीक है, अब यहां पर एक आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी होता है। ये तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गया, एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होता है, 2018 से स्टार्ट हुआ है स्पोर्ट कल्चर को लेकर के। ठीक है, और खेलो इंडिया आपका रियो ओलंपिक हुआ था 2016 में, उसके बाद सरकार ने रियो ओलंपिक 2016, 2020 में टोक्यो ओलंपिक और अभी आपको पता है पेरिस ओलंपिक 2024 में हुआ था, है ना। पेरिस ओलंपिक अभी इसी साल आपका कंप्लीट हुआ है। तो सरकार चाह रही है कि जमीनी स्तर से युवा निकलें
और स्पोर्ट के क्षेत्र में अपने आप को वो क्या करें, अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। सरकार इस उद्देश्य के साथ, इस माइंडसेट के साथ आगे चल रही है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी सरकार के द्वारा प्रारंभ किए गए हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी प्रारंभ किए गए हैं। आप सभी को पता होगा सन 2020 में कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान KIIT है आपका, उड़ीसा में है, वहां पे आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था। और अभी जो 2023 में हुआ था उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, वाराणसी में, ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर, इन चार केंद्रों में आपका जो है यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 हमारे बिहार में होगा, ठीक है। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है आपका 2020 से भी आयोजित हो रहा है। लेह, लद्दाख, गुलमर्ग, कश्मीर में आपका हो चुका है, 3 बार हो चुका है। तो खेलो इंडिया के कई सेगमेंट हैं, विंटर गेम्स भी हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स भी हैं, यूथ गेम्स भी हैं, है ना। तो गवर्नमेंट इसको लेकर के स्कॉलरशिप भी दे रही है बच्चों को। मेधावी छात्रों के, प्रतिभाशाली छात्रों को कई सारी स्कॉलरशिप वो हैं। और इसके लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय इसको चला रहा है। इसका मुख्यालय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली को बनाया गया है। तो ये सामान्य बातें थी खेलो इंडिया को लेकर के। और जो मैंने आपको करंट की बात की है, करंट मैंने आपको बता ही दिया कि करंट इसमें सिर्फ इतना आपको जानना है कि बिहार 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का मेजबानी करेगा, यानी बिहार में आपका खेलो इंडिया कार्यक्रम है। ठीक है, कि कुछ दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। हर साल जनवरी और फरवरी में ये खेल आयोजित किए जाते हैं खेलो इंडिया पहल के अंतर्गत, ठीक है। जनवरी और फरवरी में ये खेल आपके होते हैं। तो ये आपका अल्टीमेट सरकार का उद्देश्य है। 2 श्रेणियां हैं, 17 वर्ष से कम आयु के स्कूली छात्र और 21 वर्ष से कम आयु के कॉलेज के छात्रों को लेकर ये पूरा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। फिर खेलो इंडिया पैरा गेम्स आपके हैं, वो भी आपका जो पैरा एथलीट्स हैं, आपको पता है पैरालंपिक में भारत ने बहुत गजब किया इस बार, 22 से ज्यादा पदक लेकर के आए हम, 7 गोल्ड मेडल लेकर के आए इस बार, है ना। तो 2017 से खेलो इंडिया प्रोग्राम चालू हुआ, 2018 में पहला आपका खेलो इंडिया शुरू किया गया था। अच्छा, बिहार में 38 खेलो इंडिया केंद्र बनाए गए हैं, ठीक है। और एक खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र भी आपका बनाया गया। 38 राज्य हैं तो 38 खेलो इंडिया केंद्र आपके बिहार में बनाए गए हैं। खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र भी आपके स्टैब्लिशमेंट किए जा रहे हैं। विभिन्न स्तरों पर एथलीटों को सुविधाएं प्रदान की जाएं। राज्य में खेल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा भी प्रशिक्षण संस्थान बनाए गए। इतना सारा टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं, देखो प्रीलिम्स के काम में तो यही है कि खेलो इंडिया यूथ गेम और खेलो इंडिया पैरालंपिक गेम जो है आपका वो बिहार में होगा। ये तो करंट प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से है। लेकिन यदि आप देखें, थोड़ा सा 1 मिनट इसमें रुकिएगा, कुछ समस्याएं हैं। मैं मेंस को ध्यान में रख के चल रहा हूं, है ना। जब कभी भी आप यदि मेरी क्लासेस को समझते हैं, मैं बहुत डेप्थ में पढ़ाता हूं, बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं और चीजों को लेकर के चलता हूं। तो चूंकि अब बिहार के संदर्भ में मेरे दिमाग में मेंस पहले चलता है, प्रीलिम्स तो चलता ही है लेकिन मेंस पहले चलता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेंस यदि आपका मैंने मजबूत करा दिया तो आपका कार्य हो जाएगा, फिर आप प्रीलिम्स में भी गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब चलिए देखिए, इसी से जुड़ा हुआ एक ये बहुत ही दुखद घटना कह सकते हैं। और इस बार जो है छठ पूजा के दौरान बिहार की स्वर कोकिला कही जाने वाली जो लोक गायिका थी शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया। आप सभी को पता है छठ पूजा पे छठ गीतों को लेकर व्यापक रूप से इन्हें जाना जाता था और बहुत ही सुरीली आवाज और बहुत ही भावपूर्ण गीत जो है पूरे बिहार के लोगों में छठ के दौरान जो है इनके गीत बजते थे। तो छठ पूजा के दौरान ही जो है इनका जो है निधन हो गया। और इनके बारे में 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा। इनको प्यार से स्वर कोकिला, बिहार की स्वर कोकिला के तौर पे जानते थे, ठीक है, बिहार की स्वर कोकिला के तौर पे जानते थे। भारत की प्रसिद्ध लोक गायिका थी जिन्होंने भोजपुरी में, मैथिली में, मगही में संगीत का बहुत योगदान किया है। और इन्होंने बिहार के जो पारंपरिक गीत हैं उनको लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया और बिहार की जो संस्कृति है, बिहार का जो कल्चर है, बिहार के जो गीत हैं उसको बिहार से बाहर पहुंचाने का प्रयास किया है, उस पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। इनको एक बहुत बड़ा पुरस्कार भी दिया गया है। सन 2018 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया है। भारत सरकार को इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जाना चाहिए। तो भारतीय लोक संगीत के लिए महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2018 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और छठ पूजा के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उसमें से शारदा सिन्हा जी के गीत सबसे ज्यादा
जो है पसंद किए जाने वाले गीतों में से एक है। तो छठ पूजा के बारे में देखो, आप सभी जानते हैं बिहार का सबसे बड़ा पर्व है। दिवाली के छठवें दिन बाद मनाया जाता है आपका बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में। अब तो मैं कहता हूं समग्र भारतवर्ष में यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और सूर्य और सृष्टि देवी की को समर्पित है। अक्सर छठी मैया के रूप में इनको जाना जाता है और धार्मिक अनुष्ठान के तौर पे यह पर्व मनाया जाता है। तो शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया और बिहार की स्वर कोकिला के तौर पे हम इनको जानते हैं। ये कुछ सामान्य बातें इनसे जुड़ी हुई हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब देख ले अगला करंट अफेयर्स। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट करके बताएं। चीजों को आपको लिखते भी जाना है। मैं चाहता हूं कि साथ साथ चीजों को आप लिखते हुए जरूर चलें। जो भी फैक्ट बताऊं, जो भी चीजें मैं बताऊं, मैं चाहता हूं कि मेरे जो भी क्लास रहेंगे उनको नोट्स के साथ आप जरूर से जरूर अलाइन करिएगा। और मैं आपको बहुत सारगर्भित चीजें बताऊंगा, बहुत डेप्थ में जाकर के भी चीजें पता चलेंगी और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। आप लोगों के फीडबैक और आप लोगों के कमेंट के माध्यम से पता चलेगा आप लोगों को कैसे समझ में आ रहा है। इसलिए आप लोग इसमें कमेंट जरूर करिए। आप जरूर इसमें बताइए कि आप लोग इसको लेकर के क्या सोचते हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका कमेंट आएगा तभी जाकर के मैं इस चीज को और बेहतर करने की तरफ आगे बढ़ पाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक इनिशिएटिव है युवा संगम। युवा संगम एक ये इनिशिएटिव है और ये इनिशिएटिव आपका लिया किसके द्वारा गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। युवा संगम 2023 में आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। ये इनिशिएटिव कब चालू किया गया? 2023 में। तो आपको लग रहा होगा कि सर ये है क्या? दरअसल ये विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं के बीच में संबंधों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से युवा संगम आपका स्टार्ट किया गया है। इस कार्यक्रम से सांस्कृतिक सशक्तिकरण, सांस्कृतिक एकीकरण, ज्ञान का साझाकरण, सार्थक बातचीत को बढ़ावा देना, विविधता में एकता को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस कार्यक्रम का अल्टीमेट गोल क्या है? सांस्कृतिक एकीकरण, ज्ञान का साझाकरण, सार्थक बातचीत को बढ़ावा देना, विविधता में एकता को बढ़ावा देना। जिन प्रतियोगियों की आयु 18 से 30 वर्ष की होती है, विभिन्न पृष्ठभूमियों के होते हैं, या तो छात्र हैं, या तो वो स्वयं सेवक हैं, या तो युवा पेशेवर हैं, वो सब इसमें शामिल होते हैं। अब इसमें होता क्या है? विभिन्न प्रकार की यात्राएं होती हैं। ठीक है, और इसमें कुछ प्रतिष्ठित संस्थान होते हैं। जो इसमें करंट अफेयर्स बिहार के संदर्भ से है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार के 44 प्रतिनिधियों ने यात्रा कहां के लिए की? कर्नाटक के लिए। 44 प्रतिनिधि कहां गए? कर्नाटक। ठीक है, अब इसी के साथ एक चीज और ऐड कर देते हैं। आंध्र प्रदेश के 50 प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश आए। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। आंध्र प्रदेश के 50 प्रतिनिधि कहां आए? उत्तर प्रदेश। तो बिहार से 44 प्रतिनिधि कहां गए? कर्नाटक। किसके अंतर्गत? युवा संगम के अंतर्गत। युवा संगम प्रोग्राम के अंतर्गत 44 प्रतिनिधि बिहार के कहां पहुंचे? कर्नाटक पहुंचे। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2023 में ये आपका इनिशिएटिव प्रारंभ किया गया, जिसका अल्टीमेट गोल है कि विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं के बीच में संबंधों को सशक्त करना, हमारे देश की जो सांस्कृतिक एकीकरण है, ज्ञान का साझाकरण है, सार्थक बातचीत है, उसको बढ़ावा देना, विविधता में एकता को बढ़ावा देना, विभिन्न पृष्ठभूमियों के छात्रों, स्वयंसेवकों और युवा पेशेवरों को शामिल करना। टोटल इसमें 4795 युवाओं ने भाग लिया है विभिन्न चरणों में, अलग अलग चरणों में। अभी युवा संगम का 5वां चरण चल रहा है और इसमें केवल और केवल युवा नहीं होते, बहुत सारे प्रतिष्ठित संस्थान होते हैं, उच्च शिक्षण संस्थान होते हैं, वो नोडल एजेंसी का काम करते हैं। ठीक है, तो युवा संगम के दौरान पे 5 व्यापक क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। पर्यटन के क्षेत्र में, परंपरा के क्षेत्र में, प्रगति के क्षेत्र में, परस्पर संपर्क के तौर पर, पीपल टू पीपल कांटेक्ट के तौर पे और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र पे। तो लगभग 5 से 7 दिन तक ये पूरा का पूरा यात्रा चलता है और इसका उद्देश्य यही है कि सरकार चाहती है कि विभिन्न मंत्रालय, विभिन्न विभागों, राज्य सरकार, इन सब के सहयोग से इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के हम पूरे देश को एक साथ जोड़ दें, युवा संगम करा दें। युवा संगम में पूरे देश को, बिहार के युवा कर्नाटक जा रहे हैं, कर्नाटक के युवा बिहार आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के युवा आंध्र प्रदेश जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश के युवा उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। उससे टूरिज्म,
परंपरा, प्रगति, परस्पर संपर्क और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा। और जितने लोग आएंगे फिर वो जाएंगे तो उस कल्चर को एक्सप्लोर करेंगे ना, उसके बारे में बताएंगे ना। इससे सांस्कृतिक एकीकरण होगा, ज्ञान का साझाकरण होगा, सार्थक बातचीत होगी और विविधता में एकता की पृष्ठभूमि को हम एस्टेब्लिशमेंट कर पाएंगे। ये सरकार का अल्टीमेट गोल है। समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत सिंपल है, बहुत सामान्य है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बस इसमें जो देखो करंट के दृष्टिकोण से यही था कि बिहार के 44 प्रतिनिधि कर्नाटक गए युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत। बाकी मैंने आपको और इस इनिशिएटिव के बारे में बता दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन आपका बन सकता है। ये बिहार के स्वास्थ्य ढांचा को लेकर एक रिपोर्ट आई है अभी हाल ही में, और ये रिपोर्ट आपका कैग की रिपोर्ट है। कैग जानते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो सीएजी होते हैं। कैग के बारे में आप सभी जानते हैं। तो कैग के द्वारा ये रिपोर्ट आपकी जारी की जाती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। अब यहां पर थोड़ा सा एक दो मुद्दों पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करना चाहता हूं ताकि आप लोगों को और स्पष्ट हो जाए। एक तो करंट अफेयर्स यहां पे अपडेट कर लीजिए। अभी भारत के जो नियंत्रक और महालेखा निरीक्षक बने हैं के संजय मूर्ति जी बने हैं। पहले तो ये रट लीजिए, के संजय मूर्ति कौन बने हैं? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नियंत्रक और महालेखा पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे। अब कौन बन चुके हैं? के संजय मूर्ति जी। एक और करंट अफेयर्स यहीं पे ऐड कर लीजिए। हमारे देश के 91 सीजीआई कौन है? हमारे देश के 91 यानी 51 सीजीआई कौन है? इनका नाम आपको याद कर लेना है। न्यायमूर्ति जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना आपके 51वें जो है न्यायमूर्ति बने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो तीन बातें आपको स्पष्ट कर देता हूं। आर्टिकल 141 में सीएजी, वो 148 में, 148 में संविधान में सीएजी के बारे में बातें हैं। अब इसका जो कंटेंट है पूरा, वो बिहार के स्वास्थ्य को लेकर एक रिपोर्ट आई है और जिसमें बिहार के जर्जर हेल्थ स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। स्वास्थ्य, बिहार के स्वास्थ्य को लेकर के यहां पे कई सारे मुद्दों को लेकर डिस्कशन किया गया है। सबसे पहली बात, बिहार का जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा है, वो ढांचा आपका जो है पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। एक रिपोर्ट आपकी कैग के द्वारा अभी जारी की गई और ये ऑडिट रिपोर्ट है आपकी, सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन रिपोर्ट आपकी अभी आई है। और ये अभी शीतकालीन सत्र बिहार विधानसभा में अभी सम्मिलित भी किया गया है इसको, मतलब ये किया जाएगा। तो इससे बिहार में स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों की गंभीर कमियों को उजागर किया गया है। अब देखिए क्या क्या कमियां हैं बिहार में, हेल्थ सेक्टर को लेकर के क्या क्या खामियां हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखूंगा और ये मेंस में आपके काम आएंगे। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था, ठीक है, स्वास्थ्य व्यवस्था। अब इसको लेकर के कैग की रिपोर्ट जो अभी आई है, इस रिपोर्ट में कई सारे पॉइंट हैं जो आपको पता होना चाहिए। कुछ बेसिक पॉइंट मैं यहां पे लिख रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट है स्वास्थ्य सेवाओं में मानव संसाधन की कमी है। मतलब स्वास्थ्य अस्पताल हैं, सब कुछ है, लेकिन वहां पे स्वास्थ्य विभाग में लगभग 50% पद खाली पड़े हैं। मानव संसाधन की कमी, मानव संसाधन की कमी है, किसकी कमी है? मानव संसाधन की कमी है। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं में मानव संसाधन की कमी है। ठीक है, एक सबसे बड़ी समस्या ये है। मेडिकल कॉलेज भी हैं लेकिन वहां पे लोग नहीं हैं। लोगों से चलता है ना, डॉक्टर से चलता है ना। अस्पताल हैं पर वहां पे डॉक्टर नहीं है, वहां पे जो कर्मचारी होते हैं वो भी नहीं है। तो ये कंडीशंस हैं। अब बिहार में एक बहुत बड़ी समस्या है। बिहार में क्या समस्या है? WHO के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई थी। WHO ने कहा कि 1000 लोगों पर एक डॉक्टर कम से कम होना चाहिए, लेकिन बिहार में 2148 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर है। ठीक है, 2148 लोगों पर एक डॉक्टर है। बिहार में लगभग 1,24,000 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन है 58,000, यानी 50% डॉक्टर है ही नहीं। तो डॉक्टरों की कमी है, नर्सों की कमी है और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। इन सब को लेकर के बड़ी कमी देखने को मिली, यानी कि सेवा सर्विस में जो होने चाहिए वो है ही नहीं। पहली चीज तो ये दिक्कत है। दूसरा है, जो अस्पताल बने हुए हैं वहां पर जो अस्पताल के लिए आवश्यक चीजें होनी चाहिए, जैसे ऑपरेशन थिएटर ही नहीं है,
है ना। जो भारतीय स्वास्थ्य मानक आपके बनाए गए हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक बनाएगी कि एक अस्पताल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो चीजें भी नहीं है। तो अस्पताल में क्या है, आधारभूत सुविधाओं की कमी है। एक तो ह्यूमन रिसोर्स की कमी, ह्यूमन रिसोर्स में आपके सब आते हैं, डॉक्टर की कमी है, नर्सों की कमी है ना, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। ये सारी कमियां यहां पे देखने को मिलती हैं। दूसरे नंबर पर जो यहां पे पॉइंट है, बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में अंतराल है। बुनियादी ढांचे मान लो चलो बने भी हैं, पर उसमें सुविधाएं नहीं है। बुनियादी ढांचे एवं सुविधाओं में अंतराल है। बुनियादी ढांचे एवं सुविधाओं में अंतराल है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में, ठीक है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, बुनियादी ढांचे हैं लेकिन वहां पे ऑपरेशन थिएटर नहीं है, वहां पर परीक्षण केंद्र है, वहां पे लैब्स नहीं है। यदि वहां पे प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए जो वहां पे टेबलेट्स होनी चाहिए, गोलियां होनी चाहिए, उनके लिए जो भी चाहिए वो भी नहीं है वहां पे। तो चीजें ही नहीं है जो होनी चाहिए। दवाओं और उपकरणों की कमी है, दवाएं नहीं है, दवाएं एवं उपकरणों की कमी, यह भी एक प्रॉब्लम है। जितनी आवश्यकता है उतनी नहीं है। बजट में भी जो मतलब स्वास्थ्य को लेकर पैसा आवंटित किया जा रहा है, वो पैसा पूरी तरीके से खर्च नहीं किया जा रहा। यहां पे एक शब्द यूज करते हैं, बजट उपयोग, बजट उपयोग एवं नीतिगत अंतराल, नीतिगत अंतराल, बजट उपयोग एवं नीतिगत अंतराल। दवाओं एवं उपकरणों की कमी है, दवाएं और उपकरणों की कमी है यहां पर, यह प्रॉब्लम है यहां पे। मानव संसाधन की कमी, बुनियादी ढांचा और सुविधाओं की कमी, दवाएं और उपकरणों की कमी, बजट उपयोग और नीतियों में अंतराल, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं बिहार के हेल्थ सेक्टर में। सतत विकास लक्ष्यों में प्रदर्शन में भी बिहार बहुत नीचे है। जो सतत विकास लक्ष्यों का बात की गई है, एसडीजी रिपोर्ट आती है ना आपकी नीति आयोग के द्वारा, सतत विकास लक्ष्य में, विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्यों में इंडिया जो रिपोर्ट आती है, एसडीजी इंडिया रिपोर्ट, उसके स्वास्थ्य सेक्टर पे उसका तीसरा गोल ही स्वास्थ्य है। एसडीजी 3, सतत विकास लक्ष्य 3 आपका स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। उसमें बिहार की रैंकिंग बहुत पीछे है, बिहार बहुत नीचे है, ठीक है। मातृ मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, नवजात मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, कुल प्रजनन दर वहां पे काफी ज्यादा है। तो ये सारे कंडीशंस के हिसाब से बिहार का हेल्थ सेक्टर पूरी तरीके से गड़बड़ है। और ये कैग की रिपोर्ट है, ठीक है, कैग ने ये रिपोर्ट अभी आपकी दी है, ठीक है, क्लियर स्पष्ट है। कैग के बारे में मैंने आपको कुछ बता ही दिया। क्या बताया मैंने आपको, के संजय मूर्ति भारत के वर्तमान कैग हैं, सीएजी हैं। पहले गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत कैग को भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख बनाया जाता है। ये केंद्र के साथ साथ राज्य स्तर पर भी वित्तीय प्रणाली की देखरेख करता है, उसका ऑडिट करता है, ठीक है। संविधान और संसदीय कानूनों पर कायम रहता है। सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के साथ भारतीय लोकतंत्र प्रणाली के प्रमुख स्तंभों में से एक है। ये एक तरीके से पूरा वित्तीय लेखा जोखा का काम करता है, आप सभी को पता है, ठीक है। नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कैग को की जाती है। हस्ताक्षर और मुहर के साथ जो है 65 वर्ष की आयु तक या उससे पहले अपने पद पे ये बने रहते हैं। एक संवैधानिक निकाय के तौर पे है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति अपनी इच्छा से इनको नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सामान्य बातें थी। अब यहाँ पे एक तो देखिए हेल्थ सेक्टर के बारे में मैंने कुछ डिस्कशन किया, बिहार राज्य से जुड़े हुए स्वास्थ्य को लेकर के डिस्कशन हुआ। इसके बाद ये युवा संगम आपका जो है कार्यक्रम, इसको लेकर के हमारी चर्चा हुई। बिहार की जो स्वर कोकिला है शारदा सिन्हा जी के निधन को लेकर के हमारा डिस्कशन यहाँ पे हुआ। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर के हमारी चर्चा हुई। तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो आज मैंने आप सभी के लिए लिए थे। अभी बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैंने यहाँ पर इकट्ठा किए हैं, जो आने वाले सेशंस में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। अब करंट अफेयर्स आप सभी के लिए बहुत आसान है, आपको टेंशन ही नहीं लेना है, बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है। करंट अफेयर्स मैं आप सभी को बहुत अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा। आपको करंट अफेयर्स को लेकर आपके मन में कोई दुविधा नहीं रखनी है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए।
प्री, मेंस और बिहार राज्य के जितने भी एग्जाम हैं, बीपीएससी एग्जाम के साथ साथ जितने भी बिहार के एग्जाम हैं, सभी में करंट अफेयर्स के लिए आपको तनाव नहीं लेना है। नेशनल इंटरनेशनल की क्लास डेली होती है, सुबह प्रातः 5:45 पे आप सभी को क्लास प्रारंभ कर दी जाती है, 5:30 बजे आपको उपस्थित होना है। आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास होती है, मैं चाहता हूं कि आप सब उस क्लास को भी जरूर ज्वाइन करिए। और साथ ही बिहार राज्य विशेष का ये लाइव क्लास आप सभी के लिए सदैव बना रहेगा। ठीक है, चलिए।